नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अध्यापक से कराते हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं नवनाथ ठाकुर जी। नवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में मेकिंग अ डिफरेंस। थैंक यू मैम एंड प्रणाम सभी को मेरा, जो ये सुन रहे हैं और जो ये देख पा रहे हैं मुझे सभी जी, को। तो मैं आपका परिचय सबसे करवाती हूँ। मिस्टर नवनाथ ठाकुर is a Hindi teacher at the Lexicon International School, Nagar Road, Wagholi, Pune. He is a compassionate teacher, an ardent reader, a diligent content reviewer, and loves to explore new ways of teaching. He is also a passionate photographer. तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में पढ़कर। तो नवनाथ जी, ये बताइए कि आपका हिंदी शिक्षण की ओर रुझान कब बढ़ा? कैसे आप इस शिक्षण में आए हिंदी के लिए? शुरुआती भाग में मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले जो मेरा शुरुआती जीवन था, खासकर जब हम नौकरी चाकरी के प्रयास में लगे रहते हैं, तो उस समय मैं करीब सर्विस सेक्टर्स की गवर्नमेंट में तैयारी कर रहा था और कहीं न कहीं निकटतम आके आस-पास आकर के और वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई। और थोड़ा मेरा पारिवारिक लगाव इसलिए भी था कि मेरे नाना जी जो थे वो शिक्षक थे, हाई स्कूल के। उन चीज़ों को मैं देखता था कि वो बच्चों को किस ढंग से किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को, डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ही आसान ढंग से समझा पाते हैं। तो ये सब लगाव बचपन से देखने को मिला और जो मेरी पढ़ाई-लिखाई थी, चाहे वो सरकारी नौकरी के प्रति, ये सब कहीं न कहीं मुझे इस ओर रुझान की ओर ले आई। रही बात जो अंतिम बैच था 2014 और 15 का बीएड का, उस बैच में मैंने 1 वर्ष का बीएड कंप्लीट किया और उसी दौरान मैंने ये निर्णय किया कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, उत्तर भारत से आता हूँ और कहीं न कहीं मैं बच्चों को जब देखता था, खासकर जब बीएड में आपको पता होगा प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं, टीचर्स को भेजा जाता है स्कूल्स में लेसन लेने के लिए, तो मैं देखता था बच्चों में बहुत तरह की चीज़ें दिक्कत आ रही है, खासकर हिंदी के प्रति। मेरा जो दूसरा था मेथड वो सोशल स्टडी इकोनॉमिक्स था, बट कहीं न कहीं मेरा रुझान हिंदी के प्रति वहीं से बढ़ने लगा। दूसरी भाग की ओर अगर हम बढ़ें तो कहीं न कहीं जब मैंने एमए किया हिंदी में, उसके उपरांत कहीं न कहीं जब मेरा बीएड कंप्लीट भी हो गया, मैंने एमए पूर्ण किया और मुझे एक स्कूल में करीब तीसरी और चौथी कक्षा के हिंदी टीचर्स अध्यापक के रूप में कार्यरत हुआ वहाँ। धीरे-धीरे मैंने काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और रुझान ये भी था कि कहीं न कहीं मैं ये कंटिन्यू करूँ या मैं सोशल स्टडीज़ की तरफ जाऊँ। लेकिन अगर मैं सोशल स्टडी की तरफ जाता तो कहीं न कहीं वो अन्याय होता बच्चों के लिए और मेरे लिए, मेरे प्रोफ़ेशन्स के लिए, जिसके लिए ये मैंने चूज़ किया था बीएड करना। अगर मैं चाहता किसी दूसरी चीज़ में नौकरी करता, अच्छे पैसे होते, बहुत कुछ रहता, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने निर्णय लिया, पारिवारिक तौर पे भी कहीं न कहीं खुशी मुझे नहीं दिख रही थी। जो ये निर्णय मैंने बीएड का लिया, खुशी नहीं थी। लेकिन हो सकता है मुझे कुछ कम मिले, लेकिन जो सैटिस्फैक्शन था, जो लोग बहुत पैसे कमा के सबको है, वो सैटिस्फैक्शन से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा था। बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाना, हिंदी के प्रति एक इंटरेस्ट लाना, कहीं न कहीं वो चीज़ में कमी थी। जब मैं अध्यापक के तौर पे जॉइन हुआ, जिस जगह मैं कार्य कर रहा था, तो ये चीज़ें मुझे बहुत कम देखने को मिल रही थी। फिर धीरे-धीरे करके उन चीज़ों में मैं कैसे लाया, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप कह रहे हैं बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो आप अभी महाराष्ट्र में पढ़ा रहे हैं, पुणे में। जी, तो जी, वहाँ पर जैसे हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में कुछ अलग चुनौतियाँ हैं। जी। तो पुणे में वहाँ पर जहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपको किस तरह की चुनौतियाँ दिखाई देती हैं कि बच्चे किस चीज़ से जूझ रहे हैं? हिंदी के साथ उनको क्या दिक्कत आ रही है? मुख्य तौर पे जब मैं यहाँ पर इस विद्यालय में जिसमें अभी हूँ, लेक्सिकन इंटरनेशनल स्कूल वाघोली में, कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, पुणे में है और जिस क्षेत्र में मैं अभी स्कूल है, वहाँ पर जो है महाराष्ट्र के ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर भाषा को लेके बहुत सारी दिक्कतें आई। बच्चे भाषा को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। इन चीज़ों को थोड़ा-सा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ इन चीज़ों को, चुनौतियों को समझना। इसके लिए मैंने क्या प्रयास किया कि हर सप्ताह एक रिमेडियल क्लास लिया जाए। उन बच्चों को उसमें सिर्फ सम्मिलित किया जाए जो बच्चे कहीं न कहीं ऐसा नहीं है वो हिंदी क्षेत्र से आते हैं, उनके साथ भी दिक्कतें हो सकती है। वो बच्चों को दिक्कतें आ क्या रही है? कहीं न कहीं मैं और आप पढ़ा रहे हैं, हमने परीक्षाएँ ली, नंबर मिल गए और हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है, अगर आप शिक्षक बने हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है उस चीज में, अगर आप बदलाव ला रहे हैं, तब आप शिक्षक हैं। नहीं तो कहीं आप दूसरा प्रोफेशन को चूज कीजिए। रही बात हिंदी के प्रति, कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें क्या आ रही थी, शब्द वर्णों को उच्चारण करने में, अच्छा। शब्दों को बनाने में, वाक्यों को बनाने में, इन चीजों में उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। और जिस क्षेत्र में मेरा विद्यालय है, स्कूल है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत चैलेंजिंग जॉब था। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम शुद्ध हिंदी में किसी शब्द को, किसी भाषा को, किसी चीज को समझाएं, बच्चे नहीं समझ पाते। खासकर हम जब व्याकरण को पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं स्पष्ट रूप से। वहां पर हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी शब्दों का, अंग्रेजी का बेसिक तौर पर प्रयोग किया जाता है, तब जाके बच्चे समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती भाग में बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मुझे, करीब 7वीं 8वीं के बच्चे। जब उन्हें मैंने कहा आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो बच्चे अपने उस चीज को ईगो पे लेते हैं, अहंकार पे लेते हैं। नहीं, मैं 8वीं में आ गया और सर और मैम जो है मेरे अध्यापक, कहीं ना कहीं वो मुझे वर्णमाला समझाने की बात कर रहे हैं, वो वर्णमाला सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर पहले मेरी लिए चुनौती था कि इनके विश्वास को कैसे जीतना है। वो कार्य में मैं थोड़ा समय लगा, लेकिन उनके विश्वास को जीता। सिर्फ साधारण सा एक प्रश्न मैंने रखा, जो बेटा आज अगर मैं कोई गलतियां कर रहा हूं तो क्लास में 40 बच्चे हैं और आप गलतियां कर रहे हैं, तो 39 बच्चे को ये चीज पता है आपने गलती की, वो हंसेंगे। लेकिन अगर ये गलतियां अगर आप आगे भी करते रहोगे तो वो 40 के बदले 40,000 होंगे, 40 लाख भी हो सकते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को माने। तो सबसे बड़ी चीज होती है मानना, एक्सेप्ट करो। मैं अध्यापक हूं, आपका मानना होगा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ, उनकी बातों से ही कहानी का रूप देके उन्हें पहले समझाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं इन इन चीजों में ही थोड़ा सा समय गया। उसके उपरांत जब वो चीजों को उन्होंने मुझे दोनों हाथ से एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना, और उसके उपरांत उस पर मैंने कार्य शुरू किया। कहीं ना कहीं हिंदी वर्णमाला को हम पढ़ें, समझें उच्चारण कैसे की जाती है, जोड़ा कैसे जाता है, फिर मात्राओं की ओर बढ़े, फिर हमने शब्दों को बनाना शुरू किया, फिर हमने वाक्यों को बनाना शुरू किया। और उसके उपरांत हमने कहीं ना कहीं क्या किया, शुरुआती भाग में जब हम क्लासेस में जाते थे, खासकर फिजिकल स्कूल्स में, तो कहीं ना कहीं हम एक शब्द कह रहे हैं और आप उसे लिखें, शुद्ध लेख लेखन करें। बच्चे देख रहे हैं अभी भी क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या पता मैं जो कह रहा हूं आप सुन पा रहे हैं उन चीजों को, उन शब्दों को, उस वर्ण को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या सोच रहे हैं। ऐसे करके किया गया। उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक टॉपिक दिया गया। टॉपिक कहीं ना कहीं पहले से नहीं दिया जाएगा, टॉपिक देन एंड देयर दिया जाएगा, उसी दिन उसी समय। हम 5 बच्चे को, 2 बच्चों को लेंगे, टॉपिक देंगे, चाहे वो विषय वस्तु से संबंधित हो या आपके आसपास दिनचर्या या न्यूज में जो हम देख पाते हैं समाचार में, और उस विषय पे आपके क्या विचार हैं। शुरुआती भाग में बच्चे टोटली ब्लैंक हो जा रहे थे। जो डे टू डे न्यूज देखते थे वो तो बोल पाते थे, वो भी इंग्लिश के शब्दों को ज्यादा प्रयोग करके, हिंदी का ना करके। लेकिन बहुत ही दिक्कत आई। तो कहीं ना कहीं उनका रुझान एक समाचार सुनने, देखने, कुछ उसके विषय पे लिखने, इसकी ओर भी लाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं हिंदी का अध्यापक होकर एक एसएसटी का फॉर्मेशन की ओर भी बढ़ा, उन चीजों का रुझान। तो बच्चों में सबसे बड़ी चीज है रुझान, हमें कैसे लाना है, इंटरेस्ट लाना है। अगर वो लाएंगे तो तभी कहीं ना कहीं मुझे और आपको कोई अगर कहता है ये मेरे फेवरेट हैं, मैं इन्हें पसंद करता हूं, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तब वो हो पाएगा। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम अपने कार्य को सिर्फ पूर्ण कर रहे हैं, अपने सिलेबस, अपने करिकुलम, अपने पोर्शंस को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कई मेरा मानना है टीचर्स का ये जी। मानना होता है कि भैया सिलेबस इतना है और हम कैसे करें, और नीचे से नहीं हो रहा। ये भी प्रश्न होता है कि ये जूनियर क्लासेस का है, वहाँ नहीं हो रहा ठीक, ऊपर आ गए बच्चे, अब हम ये कराएं या अपना सिलेबस कंप्लीट कराएं, क्योंकि 6 7 8 में सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, इसके लिए फिर आपने क्या किया? मतलब हाँ, आपके पास जो आ रहा है वो तो चलो ठीक होके जा रहा है आगे, पर आपसे पहले जहाँ से आ रहा है बच्चा, वहां पर कैसे उसको पकड़ा जाए? जी, मैं ये सभी से मैं अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन कर रहा हूँ, एक छोटा भाई बेटा समझ के आप ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें कि जो हो गया अब उसकी ओर हमें नहीं सोचना है। आने वाले भविष्य को बनाने के लिए आपने इस प्रोफेशन को चूज किया है, तो कहीं ना कहीं जो हो गया उस विषय पे चर्चा करने का मुद्दा नहीं है। मैं आपको ब्लेम करूं, आप मुझे ब्लेम करें, तो इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आज से ही हम ठान लें कि हम, हमारे पास जो है, चाहे मुझे तीसरी कक्षा ही मिली है, मुझे चाहे भविष्य में 10वीं कक्षा मिली है, उस चीज को आप कैसे मोल्ट अप कर रहे हैं। नवोनाथ जी, मैं यहाँ पर ये प्रश्न पूछना चाहूंगी एक बार और यहाँ पर, जी, कि जब मेरे पास 7वीं में बच्चा आता है, जी, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ रहा है वो, है ना? तो जब 7वीं में आया आपके पास तो आपने सुधारना शुरू किया। क्यों ना स्कूल पॉलिसी में कुछ ऐसा किया जाए
कि जो नीचे से जब बच्चा आ रहा है वहीं पर कुछ ऐसा करने की आवश्यकता हो कि वो 7वीं तक वो चीज़ कैरी करते हुए ना आए, जो आप 7वीं में कर रहे हैं, 8वीं में कर रहे हैं। यहाँ मेरा प्रश्न है कि स्कूल लेवल में, पॉलिसी लेवल में आपको लगता है कि नीचे से हम कुछ सुधार अगर करें नीचे से, ताकि ऊपर आपके पास उतनी समस्या ना आए कि हम सिलेबस को पकड़ें या उसको पकड़े, जी उसके लिए क्या उपाय होता है स्कूल में, मतलब मैम, पॉलिसी लेवल? कहीं ना कहीं आपने ये जो बात कही ये बिल्कुल एक हद तक सही है। दूसरी चीज रही बात पोर्शन सिलेबस, जो करिकुलम फ्रेम है वो सच में ज्यादा है, हम्म, इस चीज को मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं हमें जो टाइम ड्यूरेशंस दिए जाते हैं उस चीज को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। अगर एक दिन भी हमारा स्किप हुआ किसी हाँ, कारणवश तो उस चीज को हम नहीं कैरी आउट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्मार्टनेस हमें अपने अंदर लानी है। अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है, कहीं ना कहीं उसको एक दूसरा रूप दे दें, एक गतिविधि का रूप दे दें। पढ़ाना तो है, उसको कोई दूसरे फॉर्म में, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, जो विधि है, उसको थोड़ा सा बदलाव लेके आए। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं समझ रहा हूँ पोर्शन सच में ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उससे हम गतिविधि, क्योंकि आपको पता होगा स्कूल्स में, अलग अलग स्कूल्स में आजकल सीबीएसई भी अनेक प्रकार के कार्यशाला चला रही है, वर्कशॉप्स टीचर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें वहां से बहुत कुछ चीज की पॉइंट्स मिलते हैं जो किस स्मार्टनेस से हम उस चीज को कर सकते हैं। तो टाइम सच में कम है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू को किस ढंग से स्मार्टनेस से काम करना है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती भाग में जो हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं, जो नर्सरी में पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो, चाहे हम हिंदी की बात करें, वहां पर वो वर्णमाला शब्द जो भी चीज करते हैं उस पर थोड़ा सा वो फोकस करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा एक अनुभव हो रहा है, हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चा परीक्षा में पास हो रहा है, ठीक है, मैं और आप सिर्फ ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पास होने तक सही नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, हम क्लास में एक छोटा सा एक एक्टिविटी करा रहे थे, मुझे पता है ये 2-4 बच्चे उतने आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्यों ना इनका एक टॉपिक दिया जाए, और उनके अंक जो है लगभग आउट ऑफ आए हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, आउट ऑफ आए हैं, हम समझ सकते हैं क्यों आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कहीं ना कहीं जब उन्हें वो साधारण से टॉपिक, समय, टाइम के ऊपर बोलने के लिए कहा गया और उससे अपने आप को रिलेट करना है, कहीं ना कहीं बच्चा नहीं बोल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि इसमें शायद हमारी कमी रह गई है, इसमें माता पिता की कमी है, ये स्कूल क्या कर पाएगा इसके लिए। जब हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं तो सर मैंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं है। तो बेटा, आपने जो अंक आपको मिले हैं आउट ऑफ 50 ऑलमोस्ट मिले हैं, आपको पूर्ण अंक मिले हैं, और आप एक छोटा सा साधारण सा समय, आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आप इसमें नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक शर्म का विषय है। तो यस, इन चीजों को शुरुआती भाग से पकड़ा जाए, हाँ। ना कि जब हमारा टर्म खत्म हो जाए उसमें हम तब देखें इन चीजों को। और मेरा मानना है कि जैसे कि फर्स्ट में ये बच्चा जब वर्णमाला कर रहा है तो उस जी समय मौखिक भी बहुत हो, जी साथ साथ वर्णमाला हो, अक्षर ज्ञान हो, और साथ में मौखिक, जो आप कह रहे हैं ना समय की बात, जो 7th में पूछ रहे हैं, बच्चे नहीं बोल पाते, तो नीचे की क्लासेस में जब है तो उनको पिक्चर्स दिखाई जाए, उनसे तरह तरह की बातें की जाए, तो क्या है, बच्चा बोलने लगता है, 100 चीजें सोचता है, समझता है। और फिर थर्ड फोर्थ में तो इम्प्रॉम्प्टू, जैसे आप कह रहे हैं, जी तत्काल उसे समय दिया, तत्काल प्रस्तुति, बच्चे की स्लिप निकाली, हाँ बोलो, तो ये एक गतिविधि के तौर पे मजेदार तरीके से जब हो जाती है तो वो बच्चा बोलने से फिर कम झिझकता है और बोल पाता है, कुछ मैटर उसको मिल जाता है। जी मैम, एक चीज मैं यहाँ पे और जोड़ना जी, चाहूंगा, पता नहीं वो सही है या गलत। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम अभिभावक, एक पेरेंट्स के तौर पे अगर सोचे इन चीजों को, तो कहीं ना कहीं हमारी एक मेंटेलिटी ये हो गई है, मेरा बच्चा कर लेगा हिंदी, ऐसा क्यों, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। वो हिंदी को इतना आसान लेते हैं, मेरा बच्चा कर लेगा। जो अच्छे बच्चे रहते हैं, जो रेगुलर सब कुछ ठीक है, अप टू डेट रहते हैं, वो कर लेते हैं। रेस्ट जो दूसरे बच्चे हैं, उनके माता पिता का थोड़ा सा जो है ये रुझान, ये जो सोचने का तरीका है, इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम हिंदी में भी हम सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और रही बात इन चीजों को थोड़ा सा सोचने की बात है, और आसान तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और कुछ जी बच्चे ये भी कहते हैं कि रीडिंग, मेरे को हिंदी की पसंद नहीं आती किताबें पढ़ना, या मतलब दे डोंट रीड हिंदी बुक्स, वेर हम्म, एज इंग्लिश की वो इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़ जाते हैं, जी तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं उसके लिए उनके प्रति जो उनका इंटरेस्ट लगाना, जागना हाँ, चाहिए। वो कैसे हो इंटरेस्ट कैसे सकता है? है? उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण दे पाऊंगा अपने विद्यालय से ही संबंधित, कि अभी हमारे 8वीं कक्षा के बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर संस्कृत लेंगे या हिंदी लेंगे। यस, और कहीं ना कहीं अगर हम एक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर 100 बच्चों में, तो ऑलमोस्ट 890% बच्चों ने हिंदी लिया है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे कारण लिया है,
तो कहीं ना कहीं उनका रुझान हुआ इसके प्रति, हिंदी के प्रति, हिंदी विषय के प्रति। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि बच्चे ने, चाहे व्याकरण का टॉपिक है, बच्चों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ रखा रहता है, वही चीज रिपीट की जाती है, थोड़ा सा एडवांस होता है, उसके उदाहरण को हम लेके स्पष्ट करते हैं। तो मेरा मानना है, मैं पहले ही टॉपिक डिक्लेयर हो जाता है, ये टॉपिक कल होगा और ये टॉपिक के विषय में हम कल करेंगे। टॉपिक जैसे ही स्टार्ट होता है, हम दो बच्चे को करते हैं, एक बच्चा समझाएगा और दूसरा, और एक उदाहरण देगा। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, मैं ऐसे मेंटर काम करूंगा और उसमें आपको रहेगा, और आपको पूरे क्लास को हैंडलिंग करना है, और उसमें बच्चा जो गलतियां कर रहा है उसमें से आपको गलतियों को पकड़ना है। ये कहीं ना शाबाश। कहीं इंटरेस्ट ये निकालना है। एक्टिविटी ना बहुत काम की है, जिसमें कि एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा उसको आप वो टीचर बन गया है, जी तो वो भी अपना प्रिपेयर होके आ रहा है, जी। जब आपने उसमें बच्चे को दे दिया ना ये काम कि भाई जी, तुमने टीचर बनना है इसका, अब तुम देखो और हम लोग सब देख रहे हैं तुम कैसे टीचर बन रहे हो, है ना। और तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कहीं दिक्कतें आती है, बच्चा क्लैरिफाई नहीं कर पाता है, होता है, बच्चा हाँ है, और हाँ, इवन टीचर्स में भी अगर कुछ, तो उस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा हिंट देके, क्लू देके हम हट जाते हैं, ठीक है। जो बाकी वाला उसको हैंड ओवर कर लेता है। तो कोई तीसरा बच्चा कहता है नहीं सर ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम चीजों को एक गतिविधि के रूप में सीख जाते हैं, तो हमारा वो काम भी हो जाता है और बच्चा सीख भी जाता है। मेन है बच्चों के रुझान, इसके प्रति हमें इंटरेस्ट की तरफ लाना है। और दूसरा मुझे लगता है कि हिंदी की किताबें पुस्तकालय से लेकर टीचर अपने हाथ में ज़रूर रखा करे, क्योंकि जब आपके हाथ में बच्चा बुक्स देखता है तो उसके मन में होता है कि आप क्या किताब पढ़ रहे हो। फिर उसमें से कोई कहानी, कोई कविता जब आप सुनाते हो तो बच्चों का एक रुझान आता है कि अच्छा, ये किताबें हमारी लाइब्रेरी में हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं। और जी फिर उनको एनकरेज किया जाए, आप लोग भी इस तरह से को लाइए और यहाँ खड़ा होके बोलिए। तो क्या होता है कि बच्चा साथ में जुड़ जाता है आपके। हम्म तो किताबें इस तरह की कहानियाँ, छोटी-छोटी कहानियाँ प्रेरणादायक हो सकती है, किसी बड़े व्यक्तित्व की कोई कहानी हो कोई भी, मतलब शॉर्ट, क्रिस्प, 1 मिनट, हाँ 2 मिनट, बिगिनर जैसे होता है ना वैसे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप हो गई। और जी। वो जो है इस तरह से जब हम करते हैं तो मुझे लगता है बच्चे रोचक अनुभव करते हैं, हाँ, मज़ा आया आज, चल मैं भी ऐसी कोई किताब उठा लेता हूँ, घर में कहीं है, कहीं पर, इतना अब तो नेट पर सब कुछ अवेलेबल है। जी खाली एक वो कहीं ना लगाने कहीं की जरूरत। शुरुआती भाग जो हम लोग के सेशंस का होता है, खासकर मेरे सेशंस का, उसमें हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को रिलेट करते हैं। हम्म। एक चैप्टर है, अगर आप वाकिफ होंगे कि एक चैप्टर है 8वीं कक्षा में, एक है पुस्तक है भारत की खोज, उसका अंतिम चैप्टर है तनाव। कहीं ना कहीं मैं उस तनाव को लेके जो उस पाठ्यक्रम में दिया है वही चीज पढ़ाऊंगा। बच्चा थोड़ा मुश्किल है, उसे सुनेगा और थोड़ा बोर होगा, हाँ ठीक है खत्म हो गया, क्योंकि 2 पेज का चैप्टर है। उस चीज को हमने पढ़ाया अपने कक्षाओं में, और उसको शुरुआती भाग में इस शब्द का मैंने शाब्दिक अर्थ समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने बोला सर आप क्या समझ रहे। बच्चा थोड़ी देर के बाद ही मुझसे प्रश्न कर रहा है, अच्छा। सर हमने तो कह दिया और आप क्या कह रहे हैं। मैंने बोला बेटा मुझे भी तनाव का मतलब जो आप समझ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वही चीज मुझे भी लग रहा है। तो सर ये और ये हमारे पुस्तक में कोई समझ में नहीं आ रहा क्या रिलेट किया गया है, क्योंकि पुस्तक हमने बंद करवा दी गई थी। लास्ट मिनट पे मैंने ग्रामर का टॉपिक लिखा था और चेंज कर दिया ये टॉपिक, क्योंकि पहले कह दूंगा तो उन्हें सब पता चल जाएगा ये पढ़ने वाले हैं। मेरा मेन मुद्दा था जो वेरी अभी की जो गुड। परीक्षाएं आने वाली हैं, कहीं ना कहीं बच्चा तनाव में रहता है। वो तनाव थी एक्चुअली हमारे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो तनाव हुए थे, उस तनाव के विषय में। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं के दौरान एक विद्यार्थी, एक छात्र जीवन में क्या तनाव होता है, मेरी ये परीक्षा आने वाली है, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर में गेस्ट आ गए, बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती। तो कहीं ना कहीं हम किस ढंग से कार्य करें, ये भी तनाव है, और उस तनाव से किस स्मार्टनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। तो शुरुआती भाग में बच्चों से पूछा गया, और उससे मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स के तौर पे मैंने अपने पाठ्यक्रम से जोड़ दिया। उसके उपरांत हर एक बच्चे जो सेशन में थे उनसे उनके विषय में पूछा गया। उसमें कुछ बच्चों के ये भी थे, सर जो उन्होंने कहा वही। मैंने बोला जो उन्होंने खाना खाया वो आपने तो नहीं खाया। नहीं, तो ये आपके तनाव के हैं, अपने शब्दों में कहिए। और कहीं ना इंडिविजुअल कहीं है। ये एक प्रेरणादायक बना उनके लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, हाँ सर, क्योंकि हमारी जो पांचों उंगली है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो सभी के आईक्यू लेवल एक जैसे नहीं होते हैं, सभी की सोच विचार सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट करना सीखा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर उनका जितना आता है मैं नहीं कर पाता, मैं प्रयास तो कर सकता हूँ, लगभग तो कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, जो भी अभी है मेरे पास एट प्रेजेंट, उन चीजों से कैसे मैं कार्य करूं। तो ये चीजें उनके मन में डाला, वो डर निकल गया। और कुछ पेरेंट्स के कॉल आए, सर उस दिन के सेशंस को हमने सुना और बच्चा बड़ा खुश हुआ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन था।
हाँ, ऑनलाइन में तो पेरेंट्स भी पीछे बैठे होते जी, हैं, तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो मज़ा भी आ जाता है पेरेंट्स को, और वो भी पीछे बैठ के सुन के लाभान्वित हो जाते हैं साथ ही साथ, है ना? तो आपके, मैं जो पढ़ रही थी उसमें आप एक कंटेंट रिव्यूअर भी आपने लिखा, और साथ में आपने फोटोग्राफी भी लिखा कि आप बहुत अच्छे चित्र भी हुँ। खींचते हैं और आपको शौक है। तो क्या इन दो चीज़ों का भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने हिंदी शिक्षण में? कहीं न कहीं कहूँ तो बिल्कुल कर रहा हूँ और हम जो रिव्यूअर वाला काम कहते हैं, हम एक स कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक हम आपने कोई चीज़ लिख के दी मुझे और उस चीज़ में कैसे गलतियाँ निकालना है या कुछ चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं, कैसे करना है। उसमें क्या करते हैं आजकल आपको पता होगा बहुत सारे युवा लेखक हैं, यूथ है और कहीं न कहीं हर दूसरा इंसान अपने आप को लेखक या कवि कह रहा है। ठीक है, हम उसकी ओर ना जाते हैं। कहीं न कहीं उसके मन की जो भावना है, अपने विचार हैं, कोई चीज़ या कोई पुस्तक लिख रहा है, तो कहीं न कहीं उसको हम रिव्यू करते हैं, जो समाज जिस सोसाइटी को आप ये परोसना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। मैं भी कह रहा हूँ, शायद सामने वाला मुझे ना पसंद करे। हमें और क्या चीज़ चाहिए जो सामने वाला करे, तो उस चीज़ से संबंधित उस जो हमने रिव्यू किया, उसे हम बताते हैं और उन्हें जो सही लगता है क्योंकि अल्टीमेटली रहता वो उनका है। उनको अगर ऐड ऑन करना है या रिमूव करना है, फाइनल डिसीज़न उनका होता है। तो एक ये कार्य करते हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ करके कहीं न कहीं एक बच्चों में गलतियाँ निकालना, बच्चों को हमने मौका दिया किसी विषय पे कहने के लिए, दूसरा उसमें से पॉइंट्स निकालेगा, नहीं सर, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो ये नहीं एक ही बच्चे, ये हमेशा करें, जिससे बच्चा गलतियाँ ना, सामने वाला उसको एक पॉजिटिव वे से लेगे। क्या कमी रह गई थी मेरे को सामने वाले ने ये कहा। तो इससे एक इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपने स्किल्स में, अपनी पर्सनैलिटी में, तो ये भी एक बच्चे को डाल सकते हैं। हाँ, ये पीयर टू पीयर लर्निंग में आ गया कि जी, भाई ये आपका फ्रेंड आपको ये बोल रहे हैं, ये सुनिए, आप इसमें से पॉइंट निकालिए, जी, अब ये जब बोल रहे हैं तो आप निकालिए, तो एक दूसरे के जैसे कि असेसमेंट हो जाती है आपकी, जी, पीयर जी, टू पीयर लर्निंग के जी, साथ असेसमेंट। जी। और रही बात फ़ोटोग्राफ़ी की, कहीं न कहीं जब विद्यालय में जॉइन हुआ और एक आजकल एक मोबाइल का समय है और कहते हैं खाना-पीना नहीं भी मिले इंसान के हाथ में मोबाइल दे दीजिए। तो कुछ कुछ आदतें हमारे मेरे साथ भी थी और मोबाइल मिली कहीं न कहीं छोटे-मोटे पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगा। स्कूल्स में मैंने देखे कि जो वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने का काम करते हैं छोटे-मोटे असेंबलीज़ में, इवेंट्स में, तो कहीं न कहीं मुझे दिखा है वो सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। मैं उन्हें बार-बार टोकने लगा, आपको ये चीज़ पता होगी कि अध्यापक अपने इर्द-गिर्द आस-पास कोई चीज़ों को देखता है, तो उससे रहा नहीं जाता है। वो बिना कहे, बिना पहचाने-जाने सामने वाले को टोक देता है, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा हो या ट्रेन में या स्कूल विद्यालय में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, 1-2 बार टोका उन्हें मैंने और उसके उपरांत कहीं न कहीं ये कार्य मुझे ही सौंप दिया गया। और ये कहीं न कहीं दिन-प्रतिदिन जब मैंने क्लिक किए, कुछ वीडियोज़ ऑनलाइन देखे किस ढंग से लिया जाए, कैसे ऑब्जेक्ट को फ़ोकस किया जाए, लिया जाए। और इसको कहीं न कहीं मैंने अपने पढ़ाई-लिखाई में भी लाया, बच्चों के टीचिंग प्रोफ़ेशंस में भी लाया। हम चित्र वर्णन बच्चों को देते हैं करने के लिए। हम एक टॉपिक दे दिए नेचर से संबंधित, ये कोई बच्चा गाँव में रहता है, तो हमने 5 बच्चों के नाम ले लिए, बच्चों को कहा आप कहाँ-कहाँ रहते हो? जगह का नाम बताएँ। उस चीज़ से हमने कन्क्लूड्स किया, कैसे? एक बच्चा कह रहा है मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ। मैं कहूँगा मैं एक गाँव में रहता हूँ। मेरा घर उतना अच्छा नहीं। तो उस आस-पास के क्षेत्र की मिनिमम 5 पिक्चर्स लें, उस पिक्चर्स को ऑन स्क्रीन हम शेयर करेंगे और आप उस विषय पे बोलना शुरू कीजिए। और कहीं न कहीं वो बोलता है तो हमें एक बहुत बड़ी कहानी का रूप लेता है। हमने देखा एक पेड़ है, नारियल का पेड़ है, उसके पास कुछ लोग बैठे हैं, पीछे खेती हो रही है, तो ये गाँव के दृश्य का वर्णन हो रहा है। कहीं न कहीं जो हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए तरस रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब हम उस कहानी का रूप देते हैं, स्टोरी कहानी लिखते हैं, तो बच्चे कहीं न कहीं पहले आपकी तरफ नहीं ध्यान देंगे। फिर धीरे-धीरे आपकी तरफ खींचे चले आएँगे और कहीं न कहीं ऐसे करके सुनने लगेंगे और आप में खो जाएँगे। तो उनमें सच काल्पनिक तौर पे वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो और वो जब चित्र के बच्चा खुद माध्यम ही से चित्र खींच रहा है और शेयर कर रहा है, तो उसकी जी, अपनी पर्सनल स्टोरी है, जो हमारी अपनी स्टोरी होती है उसके एक लगाव भी होता है, और उसके बाद उसके लिए शब्द ढूंढता है, तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है और उसमें जी, वो बच्चा अपने आप ही रुझान ले लेता है उस विषय में। जी। तो बहुत ही अच्छी बात। एक बात बताइए आप कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन, है ना, दोनों ही हमने पढ़ाए, तो आप किसको बेहतर मानते हैं? मैं एक शिक्षक के तौर पे कहूँगा जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं ऑफ़लाइन वाला वो बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं समय के अनुसार हम चॉक एंड डस्टर वाले टीचर्स थे और कहीं न कहीं आप ये देख सकते हैं इतने कम समय में हम कहाँ टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग हो गए। लगभग बदल गया पूरा। सभी टीचर्स लगभग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो कहीं न कहीं हमने
ओपन हैंड से सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। शुरुआती दिन में मैं बता रहा हूँ, बीइंग ए टीचर मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। हमें कहा गया जो आप लोगों को सिर्फ नोट्स बना के बच्चों को देना है और कुछ भी नहीं करना है। हम बड़े खुश हुए। नोट्स भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, कैसे टाइप करना है, वो टाइपिंग भी हमारे लिए चैलेंजिंग था, वो भी हमने सीखा। फिर कहा गया नहीं, क्लासेस लेने हैं। पहला क्लासेस कैसे होगा, डेमो लिया गया, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ये कर। लेकिन बहुत दिक्कत आ रही थी, डर डर के, मतलब रात में नहीं कहते, नींद नहीं आ रही थी, कैसे होगा, हम क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन 1 हफ्ते 2 दिन 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं वो डर खत्म हो गया और हर रोज एक बेटर अपने आप को प्रूव करने लगे। यस, यस। तो आप गेम्स वगैरह भी कराए बच्चों को ऑनलाइन, ऐसा कुछ? क्या ऑनलाइन में क्या डिफरेंस किया कि बच्चों की रोचकता बनी रहे? क्योंकि वो आपके बाद फिर एक और क्लास, फिर एक और क्लास, हर जी समय स्क्रीन के सामने। आप भी देखेंगे जैसे हम लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जब बैठ जाते हैं ना, थक जाते हैं। तो बच्चे तो 6-6 घंटे बैठ रहे हैं, है ना? हम्म जो खासकर आप सीनियर क्लासेस का बोल सकते हैं, हम्म छठी से 10वीं तक बैठते ही हैं इतना। हम्म तो किस तरह से, मतलब क्या किया आप लोगों ने कि थोड़ा सा इनको भी रिस्पाइट मिले, आपको भी, कि भाई हम और क्या नया लाएं? क्योंकि स्क्रीन के सामने ज्यादा बोलने से भी दिक्कत है बच्चों को, तो कहीं ना मिक्स कहीं होना है। हम किसी पार्ट को चाहे गतिविधि के रूप में पेश करें। आप जो सही कह रही हैं, 5 मिनट से भी कम समय का गैप रहता है और उस गैप में ही हमें अगला पार्ट आरंभ करना होता है। हमने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हम अपने जो कंटेंट्स हैं उसे एक गतिविधि के रूप में पेश किया जाए। चाहे ग्रामर का टॉपिक है और ग्रामर में एक बच्चा सिखा रहा है, एक बोल रहा है, इत्यादि चीज को, या हम कोई कहानी फॉर्मेशन ला रहे हैं। एक बाज और सांप का आपने पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में, अगर हम लें तो तुम कब जाओगे अतिथि वाला पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमने पढ़ा है, सुना है, ये सिचुएशंस आपके साथ हुआ, आपने क्या सीखा, इन चीजों के ऊपर बात विचार, एक बात छोड़ी गई। और कहीं ना कहीं मेरा जो रोल रहेगा उसमें ये रहेगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि सामने वाले कोई चीज टॉन्ट के तौर पे लगे, ये गलत कह रहे हैं, जानबूझ के मेरा रहेगा। और उस सामने वाला कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा है, कैसे अपनी बातों को कह रहा है। जो सच में हम अगर अतिथि के रूप में कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें पहले इंटीमेट करना चाहिए, पहले सामने वाले को सूचना दे देनी चाहिए। दूसरा चीज, किसी कारणवश अगर हम उसके उपरांत भी वहां ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं तो प्रयास करें, अगर वहां हमें प्रेम से नमक रोटी मिल रहा है, साधारण सी जगह पे एक रहने के लिए मिल रहा है, उन चीजों को एक्सेप्ट करें। ना कि आप लाट साहब बने वहां पे, ना कि अपने आप को सच में मेहमान नवाजी कराएं। तो कहीं ना कहीं सामने वाले का जो मन भाव होगा उसमें फ्रिक्शंस आते हैं। तो इस चीज कहीं ना कहीं बच्चों ने एक्सेप्ट किया, हाँ सर मेरे साथ भी हुआ है, हम भी हम्म। कहीं गए तो हमें भी देखने को मिला और हमारे साथ भी हुआ है। तो एक सीख मिली, बाज और सांप से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की और बात आई। तो कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यू लेसन हो रहे हैं तो बच्चे को कुछ ऐसे इनोवेटिव ढंग से दें, पॉपेट शो करें, अपने हाँ, आप हाँ। को हाइड कर लें, कुछ उंगलियों के माध्यम से दिखाएं, रोल प्ले कर दे, लास्ट मिनट पे आपको चेंज कर दे। मैं ऐसे कभी कभी प्रयास करता हूँ, रात में 2-3 बच्चों को कह दिया बेटा आपको ये चीज करनी है, रेस्ट ऑल किसी को डिस्क्लोज मत नहीं करना, बताना। नहीं तो फिर ये चीज सबको पता लग जाएगी। मुझे पता है कंटिन्यू क्लासेस है, मॉर्निंग में हम जब सेशन लेंगे तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, बच्चों का रुझान बढ़ता है उस भाषा के प्रति। मुझे तो लग रहा है आपकी क्लास बड़ी मजेदार होती होगी, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज आते होंगे। डेफिनेटली मैम। हाँ, गुड गुड। तो अब हम लोग बातचीत कर लिए, हमने सारे क्षेत्र खंगाल लिए हैं कि सब कुछ, हाँ, हमें पता लग गया भाई आप किस तरह से इनोवेटिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलते चलते आप हमारे जो टीचर्स नए बन रहे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ आप बोलना चाहेंगे उनसे, या अभिभावकों को, जो भी आप बोलना चाहते हैं, मतलब एंड हो रहा है और हम कुछ बताना चाहते हैं कि आपके मन की जो बात है। मैं सभी अध्यापक जो भविष्य में जो अध्यापक बनेंगे जो हैं, कहीं मैं किसी से छोटा हूँ या किसी से बड़ा हूँ, जो भी है उम्र की सीमाएं के हिसाब से, या जो हमारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो खासकर हमारा रोल जो है बच्चों का, अध्यापक का और अभिभावक का, तीनों का कॉम्बिनेशन एक ट्रायंगुलर होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं और आप इस चीज को छोड़ के हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। अध्यापक बच्चे को कर रहा है, बच्चा टीचर को कर रहा है, अध्यापक, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज को छोड़ना है और हमें प्रयास करना है कि अल्टीमेटली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चा, चाइल्ड सेंटर पॉइंट होना चाहिए। आपको चीज एक पता होगी, एक सीटेट रखा जाता है, टीईटी एग्जाम हम कह सकते हैं। टीईटी में अगर बच्चा या अध्यापक उस परीक्षा को देने जाता है, प्रिपरेशंस करके जाते हैं, सफलता असफलता अपनी जगह है, कहीं ना कहीं उसमें चाइल्ड को आपको सेंटर पॉइंट लेके अगर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, मैं कह रहा हूं आपके काफी सारे प्रश्न सही होंगे।
प्रिपरेशंस अपनी जगह है, मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, बस ये कहूंगा चाइल्ड को सेंटर पॉइंट। तो आप अध्यापक बने हैं और पेरेंट्स, उनके बच्चे पढ़ने आते, तो हमें चाइल्ड को रखना है, बच्चे को हम क्या दे सकते हैं, इन चीजों को फोकस आउट करना है, कैसे दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें देखना है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ बच्चा उन चीजों को नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद उसके स्टैंडर्ड, उसके स्तर में कुछ है, वो इसलिए नहीं ले रहा है, तो कुछ बदलाव करने हैं अपने तरीके में, जो गतिविधि हम दे रहे हैं बच्चों को उसमें बदलाव करने हैं, जिस ढंग से हम पढ़ा रहे हैं उसमें बदलाव करें। तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रयास करना है कि हम अध्यापक हैं और दिन प्रतिदिन हमें सीखना है, दिन प्रतिदिन हमें सीखना है और सीख के सामने वाले तक परोसना है, जो भी है, चाहे वो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, जो भी है। तो हमें दिन प्रतिदिन सीखने का प्रयास करना है, हमें वो घिसी पिटी नहीं चीजें लेके आनी है और वही चीज पढ़ाना है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कोई कविता है जो उस दौरान हमने पढ़ी थी अपनी कक्षाओं में, उन्हीं चीजों को जो अध्यापक ने हमें जिस ढंग से पढ़ाया था, उसी चीजों को अगर आज मैं भी वैसे ही पढ़ाऊं, शायद बच्चा नहीं सुनेगा, परीक्षा में लिख देगा, अंक मिलेंगे, वो ठीक है, लेकिन उस चीज को इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो डिपेंड करना है ऑडियंस जो हमारी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कैसा चीज चाह रही है, उस ढंग से अपने आप को मोल्टअप करना है, तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं आप जो जिस प्रोफेशन के लिए जंप किए हैं, जिस प्रोफेशन के लिए तैयार हुए हैं, आपको देखिए बेहद पसंद करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद नवनाथ जी। धन्यवाद मैम। वाकई बहुत ही आनंद आया आज हम लोगों ने जो चर्चा की। वाकई जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नमस्कार।